सत्यव्रत नगर हुआ करता था और उसी पहचान को वापस लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन इससे दिक्कत किसको हो रही है? सबसे ज्यादा विपक्षी खेमे से ओवैसी को। ओवैसी का साफ तौर पर ये कहना है कि बार बार ये जो मौजूदा सरकार है पुलिस चौकियां बनवा रही है, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी बताना भूल गए हैं कि जब संभल में हिंसा भड़की थी उसके बाद ही वहां पर चौकी निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसका नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है। आखिर ओवैसी की टेंशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, आज उसी संभल में सत्यव्रत नाम फिर से पहचान बना रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसी जामा मस्जिद के सामने अब सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन हो चुका है और आज पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है और आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो बाउंड्री है, जो नींव यहाँ पर खोदी गई थी, कल भूमि पूजन किया गया, उसके बाद तमाम बाउंड्री इस चौकी के आसपास की बना ली गई है। पिलर्स अब खड़े किए जाने हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे कि जो सरियों का जाल है वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है और जैसे जैसे बाउंड्री का काम इसमें पूरा हो रहा है, उसी के बाद जो पिलर्स बनाने का काम है वो भी तेजी से किया जाएगा। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो संभल में एक बात की चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या संभल में सतयुग वाला दौर लौटने जा रहा है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रखी गई है, उसके बनने से जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका सीधे सीधे पुलिस की निगरानी में आ जाएगा। माना जा रहा है कि अगर अब 24 नवंबर जैसा कोई बवाल हुआ तो पुलिस हिंसा होने से पहले ही दंगाइयों को कंट्रोल करेगी। वहीं मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने से वहां कोई संदिग्ध गतिविधि भी नहीं हो सकेगी, ना कोई भड़काऊ तकरीर दे पाएगा और ना ही कोई लोगों को भड़काने की प्लानिंग रच पाएगा। संभल की जामा मस्जिद के पास चौकी बनाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही थी और जब योगी राज में संभल पुलिस ने इसे अमल में लिया तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान दिखे। ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं हैं। पुलिस चौकी जल्द बनकर तैयार होने वाली है। थाने को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट सब कुछ मंगाया जा चुका है। तो इलाके की महिलाएं भी अब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्रमदान करने पहुंच रही हैं। सबकी ख्वाहिश मुस्लिम बाहुल्य वाले संभल में सतयुग की धरोहर को जिंदा होते देखना है। कितनी जरूरी आपको लगती थी यहाँ पे चौकी? बहुत ज्यादा जरूरी लगती थी क्योंकि हम लोग ना अंदर से ऐसा लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में से कोई भी झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी। यहाँ पर संभल में बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। तो एक्साइटेड भी थी महिलाएं और खुश भी बहुत हो रही हैं कि ये हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें इधर आने जाने में भी सुविधा होगी, क्योंकि इधर आने में तो कुछ महिलाएं घबराती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। तो अब जब यहाँ पे सेफ्टी की इतनी अच्छी व्यवस्था है तो क्यों ना हम खुशी जाहिर करें। संभल पर सियासत का बाजार गर्म है तो प्राचीन तीर्थ और कूप ढूंढने का सिलसिला भी जारी है। जामा मस्जिद में हरि को खोजने निकले हिंदू और सर्वे टीम को अब सनातन के इतने सबूत मिल चुके हैं कि हिंदुओं का दावा बेहद मजबूत है। ये साबित हो चुका है कि स्कंद पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल को लेकर जो बातें कही गई हैं वो 16 आने सच हैं। झूठ तो बाद में संभल की डेमोग्राफी बदलकर फैलाया गया, ये कहकर हिंदुओं को गुमराह किया गया कि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो संभल में लगातार जो सतयुग है उसकी वापसी हो रही है। हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, खुदाई का काम चल रहा है और आज भी बावड़ी की खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई का आज 9वां दिन है और हर बार खुदाई में कुछ नई चीजें मिल रही हैं। जिस तरीके से बावड़ी की खुदाई हो रही है, पहले फ्लोर की खुदाई में लाल रंग के पत्थर मिले हैं। आखिर ये पत्थर कहां से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और इन पत्थरों के जरिए जिस तरीके से इतिहास के पन्ने पलटने का प्रयास किया जा रहा है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या कुछ चल रहा है वहां पे खुदाई के दौरान, रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। इतिहास को अगर हम संजो कर नहीं रखेंगे तो देखिए इतिहास हमारा साथ जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए बावड़ी की खुदाई की देखिए प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो फिर उसको हटाने का प्रशासन को पूरा अधिकार और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसी का उदाहरण देखिए सड़क है। ये सड़क देखिए इस बावड़ी के अंतर्गत आती थी और इसके ऊपर अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए इस सड़क को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बावड़ी भी इसी सड़क के हिस्से में ही आती है। और यही नहीं, बावड़ी के इस इलाके में जो देखिए अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए हैं वो निर्माण पूरी तरह से गलत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी एक्शन अब लिया जाए। देखिए आज जो मजदूर भाई लोग लगे हुए काम में लगभग वो कुआं कुछ देर में आपको दिखने लगेगा। ये सेंटर में कुआं है और ये चारों तरफ जो गलियारे हैं बावड़ी के वो भी अब आपको दिखने लगे हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर एक बड़ी टेबल लगाकर मिट्टी को लगातार ये पास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो असली संरचना इस पूरे बावड़ी की है वो साफ तौर पर दिखने लगे और जो इनकी मेहनत है वो रंग लाए। अब तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी रविवार और 107वीं बार मन की बात कार्यक्रम में तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन मुख्य तौर पर प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा और साथ ही भी बताया कि कैसे प्रयागराज महाकुंभ में यानी कि संगम नगरी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो वो कुंभ की भव्यता और दिव्यता के साक्षी बने थे। पीएम मोदी ने तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, लेकिन जो अनुभव उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का किया उसका जिक्र पीएम मोदी ने आज साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में किया। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। पीएम मोदी ने महाकुंभ के आयोजन के जरिए एकता का संदेश दिया, लोगों से अपील की कि जब वो कुंभ जाएं तो विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कुंभ में हो रहे एआई चैटबॉट के इस्तेमाल के बारे में भी बात की और बताया कि आखिर कैसे ये चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए मददगार साबित होगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब आपको इस चैटबॉट की खासियत भी बता देते हैं। इस चैटबॉट में श्रद्धालुओं को 11 भाषाओं में जानकारी मिलेगी। इसमें गूगल नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध है। रास्तों और पार्किंग स्थल की जानकारी मिलेगी। मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बारे में भी चैटबॉट बताएगा। साथ ही महाकुंभ के आयोजन का भी अपडेट देगा।
जाहिर है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम डिजिटल तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ को लोगों के लिए सुगम बनाया जा सके। और इन्हीं तैयारियों की तारीफ अब पीएम मोदी कर रहे हैं, जिसका जायजा उन्होंने खुद 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।